जय हिंद दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी हिस्ट्री की क्लास। हमने जो प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था वो आपका डिस्कशन किया था हमने 16 महाजनपद के बारे में। 16 महाजनपद में मैंने आपको 4 महाजनपद को मैंने आपको लिखाए थे, आपको याद भी कराए थे साथ के साथ। अभी हम फटाफट आप लोगों से पूछेंगे और हरियक वंश के बारे में आपको आपसे चर्चा की थी। ठीक है, तो हम फटाफट क्या करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। तो हमने सबसे पहला जो आपका महाजनपद था वो कौन सा था, वो आपका कंबोज था। और कंबोज आपका कहाँ पे था, तो कंबोज आपका कंबोज की राजधानी क्या थी, तो कंबोज की राजधानी हाटक थी। ये कहाँ पे पड़ता था, ये अफगानिस्तान के पास पड़ता था। फिर आपका अगला तो था वो था गांधार। गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला, और वो कहाँ था, पाकिस्तान में था। अगला था आपका कुरु। कुरु अगला आपका था कुरु। ठीक है, कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ क्या मतलब दिल्ली का पुराना नाम था, ये हरियाणा के आसपास था। फिर आपका था मत्स्य। मत्स्य 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 की राजधानी क्या थी, विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। ये तो हमने चर्चा की थी। अब एक काम करते हैं, हमने आपको बताया था कि हम टोटल 16 महाजनपद आपको एक ही वीडियो में नहीं समझाएंगे, हम चार वीडियो में इसको टुकड़े कर करके आपको याद करा देंगे। ठीक है, तो 4 मैंने कल याद करा दिए थे, आज 4 फिर याद करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हमने अब उत्तरी भाग में देख लिया कौन कौन से हमारे पढ़ते थे। अब हम चलते हैं आपके पूर्वी भाग में। पूर्वी भाग में आपके कौन कौन से महाजनपद थे, तो पूर्वी भाग में एक जनपद यहाँ पे था, एक आपका जनपद यहाँ पे था, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे था। तो ये जो यहाँ पे था यूपी के पास वो था सूरसेन। यूपी के पास था सूरसेन, यूपी के पास था सूरसेन, और इसकी राजधानी थी मथुरा। इसकी राजधानी थी मथुरा, इसकी राजधानी थी मथुरा। फिर अगला आता आपका कौशल। अगला आता कौशल। कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। 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 फिर अगला आता वत्स। अगला आता आपका वत्स। वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। 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 फिर आता आपका मल्ल। मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर। मल्ल की राजधानी क्या थी, कुशीनगर। मल्ल की राजधानी क्या थी, कुशीनगर। मल्ल की राजधानी की थी कुशीनगर। तो ये 4 आज आपको याद कराएं फटाफट। क्या थे, सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। वत्स की कौशाम्बी। 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 अगला है मल्ल की कुशीनगर। 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 तो आई होप याद हो गया आप लोगों को। अब ये चीज़ आपको याद होगी ना फटाफट। अब एक चीज़ और समझ लीजिए फटाफट। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो बौद्ध धर्म थे या बौद्ध ग्रंथ था, जो आपके महात्मा बुद्ध थे, इन्होंने जो आपके जो अंतिम सांस ली थी, मतलब जहाँ पे वो जाके मरे थे, वो किस महाजनपद में इन्होंने अंतिम सांस ली थी, तो उन्होंने कहाँ पे किस महाजनपद में अंतिम सांस ली थी, मल्ल महाजनपद में ली थी। और जगह क्या नाम था, जगह का नाम था कुशीनगर। जगह का नाम था कुशीनगर। और कौन सा जनपद था, मल्ल महाजनपद में। तो महात्मा बुद्ध ने किस महाजनपद में अंतिम सांस ली थी, तो मल्ल महाजनपद में ली थी, और जगह कौन सी थी, कुशीनगर थी। और आपको पता होगा महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए है, तो सर्वाधिक उपदेश आपके दिए है श्रावस्ती में। वो महाजनपद था कौशल, और कौन से कहाँ पे सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, तो श्रावस्ती में दिया है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया है। और इन्होंने अंतिम सांस कहाँ ली थी, तो अंतिम सांस कुशीनगर में ली थी। अंतिम सांस कुशीनगर में ली है। अंतिम सांस कुशीनगर में ली है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो फटाफट, सूरसेन की राजधानी मथुरा। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। और मल्ल की राजधानी कुशीनगर। और महात्मा बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ पे ली थी, किस महाजनपद में ली थी, मल्ल महाजनपद में ली है। और इनकी राजधानी किस राजधानी में, कुशीनगर में। और इन्होंने सर्वाधिक उपदेश किस महाजनपद में दिया है, कौशल में। और उसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती में। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। अब इसको हम रफ कर देते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा कर लेते हैं अपनी मगध के बारे में। मगध में कौन कौन से राजवंश ने शासन किया था। तो मैंने आपको कल बताया था फटाफट कि बिहार में जगह है, बिहार है, बिहार में जगह है, ये जगह है आपकी मगध। और मगध उस समय बहुत छोटा हुआ करता था। और मैंने आपसे चर्चा की थी हरियक वंश के बारे में। ठीक है, और हरियक वंश का एक ट्रिक भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। किन जो सात राजाओं थे उन्होंने चर्चा की थी, वो कौन कौन से थे। तो एक हसीन मसूक से आपको ट्रिक बताई थी। हा से हरियक वंश, सा से शुंग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सा से शुंग वंश, का से कर वंश, और सा से सातवाहन वंश। इसको मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल में समझा रखा है। अब वहां जाके आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि हरियक वंश का जो संस्थापक, हरियक वंश का जो पहला संस्थापक था, जिसके हमको कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए, तो वो था भरतरथ। और इसका एक राजा था जरासिंह मेन राजा था। और इसने क्या किया, इसने क्या किया था, भीम से लड़ाई की थी, और उस जो युद्ध किया था, और उस युद्ध का नाम था मल्लयुद्ध। उस युद्ध का नाम था मल्लयुद्ध। जरासिंह और भीम की लड़ाई हुई थी, और उस युद्ध का नाम था मल्लयुद्ध था। और जरासिंह का किला कहाँ था, तो उनका किला था राजगीर में था।
लेकिन ये क्या है, ये प्रमाणिक नहीं साक्ष्य हमको प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो हम ये अनुमानित साक्ष्य है, हमने कहा इसको भी बता दूं इसलिए क्योंकि कभी कभी आपसे डिटेल में अगर पूछ लिया जाए तो आपको जानना जरूरी होता है कि कहीं आपको हो सकता है कि आपका ऐसा पूछ लिया जाए कि हरिक वंश के संस्थापक कौन थे और उसमें भरतरथ दिया हो और बिंबिसार ना दिया हो तो आप भरतरथ पे ऑप्शन लगाओगे, ठीक है। तो भरतरथ फिर क्या हुआ था, ये आपका बिहार था, बिहार में छोटी जगह कौन सी है, मगध है, ठीक है। मगध उससे छोटा था, लेकिन ये जितने राजाओं ने इस पर शासन किया सबने क्या किया, हर जगह की जमीन को कब्जा करके मगध को बहुत बड़ा बना दिया, ठीक है। तो हमने कल आपसे चर्चा की थी हरिक वंश के बारे में, आपसे चर्चा की थी। और तो हरिक वंश के संस्थापक कौन है, तो हरिक वंश के संस्थापक बिंबिसार है। बिंबिसार ने कौन सी राजधानी बनाई थी, तो बिंबिसार ने राजगीर को राजधानी बनाई थी। और क्या हुआ था, एक समय क्या था, ये अवंती है, एमपी में अवंती पड़ता है। तो यहाँ के राजा थे चंद्रपतोत, यहाँ के अवंती के राजा थे चंद्रपतोत। ये हो गए थे एक दिन बीमार, तो इन्होंने क्या किया, बिंबिसार ने अपना राजवैद्य भेजा था। राजवैद्य जो था उसका नाम था जीवक। जीवक को भेज के इनको ठीक किया, दवा दारू देकर इनको ठीक कराया। और फिर चंद्रपतोत थे, इनकी अधीनता स्वीकार कर ली, किसकी, बिंबिसार को। और क्या किया, ये मगध को इसमें जोड़ लिया। तो अब क्या हुआ, मगध का विस्तार हो गया। फिर आया इनका बेटा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया, अपने पिता बिंबिसार को मार के उनकी राजगद्दी पे बैठ गया। और तभी अजातशत्रु के टाइम इसको कहने लगे कुणिक या पितरहंता, कुड़िक या पितरहंता, कुड़िक या पितरहंता, कुड़िक या पितरहंता। और इसने क्या किया था, जो राजगीर था उसकी किलेबंदी कराई थी ताकि सुरक्षा हो सके, ठीक है, जो लोग रहते हैं। और एक अपना, हालांकि इनके पिता ने भी जो बिंबिसार था इसने भी वैशाली पे आक्रमण किया था, लेकिन वैशाली को जीत नहीं पाया था, ठीक है। तो अजातशत्रु था, अजातशत्रु भी अब कुछ ना जब भाई अपने पिता के नक्शे कदम पे चला था, इसने क्या किया, इसने भी वैशाली पे आक्रमण कर दिया। लेकिन कैसे किया, इसने वर्षकार की मदद से किया, वर्षकार की मदद से किया। वर्षकार इनका क्या था, गुप्तचर था। इसने क्या किया, वर्षकार को गुप्तचर बना के वैशाली में भेज दिया था और वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ली और चीज़ों को समझ ली कि हम वहाँ पे कैसे हमला करेंगे। तो तब वर्षकार जब वहाँ गया तो वर्षकार ने इनसे कहा, महाराज आप एक काम करिए, वैशाली पे जब आपको आक्रमण करना है तो आप 2 प्रकार के हथियार बनाइए। एक तो आपका रथ मूषल हो गया, दूसरा महाशिला कंटक हो गया। इसके द्वारा आप वैशाली को जीत सकते हैं। तो 2 कौन से हथियार थे, रथ मूषल और महाशिला कंटक थे। इन्होंने बना के और वैशाली को जीत लिया, किसने, अजातशत्रु। फिर अजातशत्रु का बेटा आया उदयन। उदयन ने क्या किया, अजातशत्रु को मार के उनकी गद्दी पे बैठ गया। हालांकि इसने कुछ काम नहीं किया था, इसने सिर्फ पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी। लेकिन उदयन एक ऐसा राजा था जो अपने बेटे के द्वारा नहीं मारा गया था। इनका बेटा था नागदशक, नागदशक एक आयोग शासक था। उसको कुछ बकलोल टाइप का था, उसको कुछ पता ही नहीं था, कोई मतलब राजवंश चलाएंगे कैसे, ये राजाओं गद्दी संभालेंगे कैसे, उसे कुछ नहीं पता था। तो उसने क्या किया, जब ये गद्दी पे बैठ गया, हालांकि उदयन ने अपनी गद्दी छोड़ दी, अपने बेटे नागदशक को दे दिया। और नागदशक ने क्या किया, वो बकलोल था, उसे कुछ पता नहीं था कि हम कैसे शासन चलाएंगे। तो उसने एक अपना सेनापति रखा, उस सेनापति का नाम था शिशुनाग। उस शिशुनाग ने देखा कि नागदशक तो बिल्कुल ही बकलोल है, इसने क्या किया, नागदशक को मार के एक नए वंश की स्थापना कर दी, उसको बोलते हैं शिशुनाग वंश। अब उसको जानते हैं फटाफट। फिर क्या हुआ कि आपका जो शिशुनाग वंश की स्थापना हुई, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, शिशुनाग खुद ही था, क्योंकि शिशुनाग खुद ही था। क्योंकि इसने उसको मार दिया था, किसको मारा था, तो इसने उसको मारा था किसको मारा था, इसने मार दिया था उसको नागदशक को। शिशुनाग ने किसको मारा था, नागदशक को मार के शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। और इसने क्या कहते हैं, पटना से वैशाली की राजधानी बताई थी, पटना से वैशाली को राजधानी बनाई थी। फिर अगला शासक कौन था, तो अगला शासक आया कालाशोक। कालाशोक ने क्या किया, कालाशोक के टाइम एक चीज हुई थी, कालाशोक के टाइम दो बौद्ध संगीति हुई थी। तो उस समय क्या हुआ था कि उसमें राजधानी क्या थी, वैशाली थी। उस टाइम जो राजधानी थी वैशाली थी, और वैशाली में ही 2 बौद्ध संगीति हुई थी। तो उस टाइम क्या थे, जितने भी बौद्ध भिक्षुक थे ये सब वैशाली में आके बसने लग गए थे। लेकिन इसको कहीं ना कहीं डर से डरा था, क्योंकि ये राजनीतिक में भी कार्य करता था और ये सब मतलब इन सब राजनीतिक में भी पढ़ता था। तो ये चाहता था कि हम क्या करते हैं, अपनी 2 राजधानी बनाते हैं। एक राजधानी इसने क्या बनाई, एक अपनी सांस्कृतिक राजधानी जहाँ पे ये 2 बौद्ध संगीति हुई थी उसको राजधानी बनाई वैशाली, और एक अपनी बनाई राजनीतिक को अलग रखा, वो पाटलिपुत्र थी। राजनीतिक की थी पाटलिपुत्र, और सांस्कृतिक राजधानी थी उसकी वैशाली थी, और राजनीतिक थी पाटलिपुत्र। और इसको वैशाली को संस्कृति इसलिए बनाई थी कि यहाँ पे 2 बौद्ध संगीति हुई थी, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध भिक्षु ज़्यादा आने लग गए थे। तो चाहता था यहाँ पे कोई राजनीतिक कार्य ना हो, सिर्फ जितने भी बौद्ध लोग हैं वो आराम से रह सकें। तो इसी कारण कालाशोक ने सांस्कृतिक राजधानी वैशाली को बनाया था, और राजनीतिक मतलब कि जिसमें सारे काम धंधे जो चलते रहते हैं वो सब पाटलिपुत्र को बनाया था। उसके बाद जो अगला शासक आया था, तो अगला था नंदीवर्मन। नंदीवर्मन क्या था, एक आयोग शासक था। क्या इसको ये भी कुछ
मखलोल टाइप का था, इसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हमको कैसे अपना शासन चलाना है, कैसे नहीं चलाना है। तो इसने क्या किया, इसने अपना एक सेना प्रमुख रखा, सेना प्रमुख का था महापद्मनंद, और महापद्मनंद इतना चतुर और चालाक था, इसने क्या किया, इसने किसको मार दिया, नंदीवर्मन को, और कुर्सी पे बैठ गया। ठीक है, फिर हुई आपकी किसकी, फिर आई हुई आपकी स्थापना नंदवंश की, फिर स्थापना हुई आपकी नंदवंश की। अब नंदवंश के हम जानते हैं फटाफट। फिर क्या हुआ, महापद्मनंद जो आपके महापद्मनंद थे उनको मार के किसकी स्थापना की, तो उन्होंने स्थापना की, नंदवंश की स्थापना की। महापद्मनंद के नंदवंश के संस्थापक कौन थे, तो नंदवंश के संस्थापक महापद्मनंद है। नंदवंश के संस्थापक कौन है, महापद्मनंद है। और ये किस जाति से थे, ये शूद्र जाति से, शुद्ध जाति से था। तो इनको क्या था, राजपूत वगैरह होते थे उन लोगों से घृणा होती थी। तो इन लोगों ने इन्होंने क्या किया, जितने भी राजपूत थे इस टाइम इसमें नंदवंश में सबको मार दिया था, और एक उपाधि ले ली थी। वो उपाधि कौन सी थी, वो उपाधि थी सर्वछत्रांतक की उपाधि उपलब्ध की थी। और इन्होंने क्या थे, कलिंग को भी जीत लिया था, कलिंग पे युद्ध करके कलिंग पे विजय प्राप्त कर ली थी। तो एक और इनकी उपाधि मिली थी, वो थी एकराट की उपाधि प्राप्त हुई थी, फिर इनके पास अगला शासक जो आया था वो घनन था, इनका बेटा था घनन, इनका महापद्म इनका बेटा था घनन, उसने फिर अपनी गद्दी संभाली। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापद्म नंद थे, ये शुद्र जाति के थे, इनको क्या था, राजपूताओं से घृणा थी। तो इन्होंने क्या किया, जो नंद वंश में जितने भी राजपूत लोग थे सबको मार दिया था, और इन्होंने एक उपाधि उपलब्ध कर दी, सर्वछत्रांतक की उपाधि उपलब्ध करी, और बाद में कलिंग से लड़ाई करके कलिंग पे विजय प्राप्त कर ली, और यहाँ पे भी एक उपाधि उपलब्ध कर ली, उसको बोलते हैं एकराट की उपाधि। फिर इनका बेटा आया घनानंद, और फिर घनानंद ने आगे का विस्तार किया। और घनानंद क्या था, घनानंद एक बहुत ही क्रूर शासक था, फिर क्या हुआ, जो घनानंद थे, घनानंद के टाइम ही 326 ईसा पूर्व में जो आपका सिकंदर मगध पे आक्रमण करने के लिए आ रहा था, और कंबोज था वो पूरी तरह से पहले से बर्बाद हो चुका था, और कंबोज तक्षशिला में मिल चुका था। तो सिकंदर जब आक्रमण करने के लिए कहाँ रहा था, तक्षशिला में आया था। तो तक्षशिला के गुरु थे, वो उनका नाम था क्या था, उनका नाम था चाणक्य, और चाणक्य को और भी नाम थे, विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी बोलते थे। इनके पिता का नाम था गुनी था, तभी चाणक्य को बोला जाता है गुनी पुत्र चाणक्य बोला जाता है। और ये क्या थे, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इनको पता था कि अगर सिकंदर अगर यहाँ आ गया, मगध में, हमारे भारत में एंट्री मार गया, तो ये एक प्रकार का सनकी है, और ये क्या करेगा, ये हमारे पूरे मगध को, हमारे भारत को बर्बाद करके रख देगा। तो किसी ना किसी तरह से हमको क्या है, सिकंदर को रोकना है हमारे मगध पे हमला करने से। ठीक है, तो इन्होंने पूरी कोशिश की, और उसको रोकने के लिए कोशिश भी की साथ के साथ। फिर क्या हुआ कि आपको पता है कि उस समय तक्षशिला का एक राजा था, उसका नाम था अभिक, नाम था। ठीक है, और ये एक प्रकार से डरपोक किस्म का व्यक्ति था, और उसकी अपनी वाइफ से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इसी का फायदा उठा के क्या किया, क्योंकि लबरू टाइप का था अभिक, तो इसका फायदा उठा के सिकंदर ने तक्षशिला पे क्या किया, आक्रमण बोल दिया। और इसकी वाइफ, जो सिकंदर की जो वाइफ थी, उसका नाम था रेक्सोना, ये बहुत ही सुंदर थी और दूरदर्शी मिजाज की थी, वो चीज़ों को अच्छी तरह से समझती थी। और सिकंदर ने जब तक्षशिला पे हमला भी बोला, तो अभिक ने क्या किया, अभिक ने जो सिकंदर था, सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया, बोला महाराज आप आइए हमारे राज्य में आराम से, क्योंकि इसकी बीवी सुंदर थी, हो सकता है ये लाइन मारे इसलिए, हालांकि समझाने के लिए, मैं ये सिर्फ फन के लिए, आप इसको सोचना मत। ठीक है, तो इसने क्या किया, सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया और महाराज को अंदर आने दिया। फिर क्या हुआ कि जो सिकंदर और अभिक आपस में मिल गए, और सिकंदर ने अभिक से कहा कि तुम मेरा एक काम करोगे, जो सिंध के जो राजा पोरस हैं उनको हराने में मेरी मदद करोगे। तो उसने कहा हाँ महाराज, हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। फिर जो आपका अभिक था, अभिक अपनी सेनापति लेके अभिक अपनी सेना, जो आपकी इनकी सेना थी, उस सेना को लेके कहाँ गया, सिंध गया, और सिंध में जो पोरस राजा थे उनसे युद्ध किया। यहाँ पे सिकंदर भी थे और अभिक भी थे, दोनों जाके वहाँ पे लड़ाई किया, और जो पोरस था, पोरस को खींच के तक्षशिला में किसके सामने लेके आए, तक्षशिला में वो लेके आए सिकंदर के सामने। और सिकंदर ने उनसे कहा तुम क्या चाहते हो बोलो। तो पोरस ने बोला कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम एक बहादुर शासक है और हम घुटने नहीं टेक सकते। और सिकंदर चाहता था ये मेरे सामने घुटने टेके, लेकिन इसने क्या किया, इसने घुटने नहीं टेके। अब सिकंदर ने देखा कि ये तो बड़ा बहादुर है, और सिकंदर भी बहुत बहादुर था, तो बहादुर की बातों को समझता है। तो उसने क्या किया, उसका जो राज्य साम्राज्य था पोरस का, उसको वापस कर दिया, और उसको राजा की उपाधि दे दी, और बोला कि तुम मेरी मदद करोगे, मैं मगध पे हमला करने जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी मदद करोगे। अब क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो
पोरस था ये दबाव में आ गया था, कहीं ना कहीं दबाव में आ गया था, क्योंकि इसको राजा की उपाधि भी मिल गई थी, साथ के साथ इसको क्या हुआ था, इसको जो राज्य साम्राज्य जो इसका राज्य था इसको वापस मिल गया था। तो उसने बोला ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है। और जो पोरस पोरस वैसे भी मैंने बताया पोरस एक शक्तिशाली था और इसके सामने घुटने नहीं टेके थे, लेकिन क्या सिकंदर को कहीं ना कहीं डर सता रहा था कि यार ये भी शक्तिशाली है और मैं भी शक्तिशाली हूँ और मेरी वाइफ को कहीं मतलब मेरी वाइफ को कहीं पटापुटू ना ले। तो इसने क्या किया, अपनी जो इसकी वाइफ जो सुंदर थी रक्सोना, इसको रक्सोना से कहा कि तुम एक काम करो, इसको अपना भाई बना लो, इसको अपना भाई बना लो। तो क्या क्या रक्सोना ने किसके हाथ पे किसकी कलाई पे राखी बांधी, तो तो इसने पोरस के हाथ पे कलाई जो पोरस था उसके हाथ पे राखी बांधी। अब ये भाई बहन का इनके बीच में रिश्ता हो गया ताकि ये बुरी नज़र मेरी वाइफ पे ना डाल सके। फिर क्या हुआ, ये अब जो पोरस था, अभिज्ञता और सिकंदर ये अपनी सेना लेके आगे बढ़ रहे थे किसमें, मगध पे आक्रमण करने के लिए। तभी क्या हुआ कि चाणक्य को पता चल गया कि ऐसा सा होने वाला है, ऐसा सा होने वाला। अब ये इसी बीच ये जो चाणक्य थे, इसी बीच चाणक्य क्या, चाणक्य दौड़ते हुए कहाँ चले गए, चाणक्य दौड़ते हुए कहाँ चले गए, मगध में चले गए। मगध में उसमें शासक किसका शासन था, तो घनानंद का था। इन्होंने सोचा कि अगर मैं क्योंकि जो चाणक्य थे वो खुद तो शक्तिशाली या वो नहीं थे कि हम इन लोगों से लड़ाई कर सकें, तो ये दौड़ते हुए किसके पास गए, घनानंद के पास। घनानंद को जाके सारी कहानी बताई कि ऐसी ऐसी बातें हैं, ये हमारे सिकंदर 3 राजा मिलकर हमारे मगध पे हमला करने वाले हैं। लेकिन घनानंद उस वक्त नशे में भंग था, इन्होंने इसकी बात नहीं सुनी। एक प्रकार का अय्यास भी था, वो अपनी मस्ती में भंड था, ठीक है, तो इनकी बात नहीं सुनी। और चाणक्य को बोला कि अपने राज दरबारी से बोला ये पता नहीं कौन सा ये साधु संत मेरे दरबार में घुसा है, इसको भगाओ यहाँ से निकाल के। तो जो वहाँ के साधु संत थे इन्होंने की जो चाणक्य की चोटी थी, चाणक्य की चोटी पकड़ के इनको खींचा तो चाणक्य की चोटी खुल गई। अब बेचारे ये इनकी चोटी खुल गई तो इनको लगा कि इनको अपमान फील हुआ, मतलब कि बेइज्जती फील हुई, इंसल्ट फील हुई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि घनानंद से कहा कि देखो जब तक मैं अपनी चोटी अब तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं तुम्हारा घमंड चूर नहीं कर दूंगा, तुमको धरती से उठवा नहीं दूंगा। बेचारे ये वापस चला है, ये वापस तक्षशिला चलाया। और इनका जो प्रिय शिष्य था चंद्रगुप्त को ये कहानी इन्होंने नहीं बताई, क्योंकि इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये जानते थे ये मेरा शिष्य है, बहुत प्रिय शिष्य है, अगर मैं इसको बता दूंगा कि मेरी इंसल्ट घनानंद ने वहाँ पे करी थी तो ये क्या करेगा, ये सिकंदर से ना लड़के क्या करेगा, ये चला जाएगा किसके पास, घनानंद से लड़ने के लिए। और तो कहीं ना कहीं जो सिकंदर है ये पूरे भारत पे कब्जा कर लेगा, मगध पे कब्जा कर लेगा, ठीक है। फिर तो इन्होंने ये बात ना बता के इन्होंने क्या कहा कि देखो, फिर इन्होंने उससे कहा चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा तुम एक काम करो, तुम इन तीनों राजाओं से लड़ जाओ। तो चाणक्य बोला अरे सॉरी, जो आपके चंद्रगुप्त ने बोला अरे महाराज हम कहाँ सेनापति, हमारे पास कौन सी सेना और हम कौन सा शक्तिशाली है जो हमसे लड़ सकते हैं। तो फिर एक तभी क्या होता है कि कभी आप देखते हो कि अगर जब लड़ाई काम नहीं करती तो आपका कहीं ना कहीं अंधविश्वास काम करता है, अंधविश्वास काम करता है। तब इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इन चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर अंधविश्वास बनाने की कोशिश की, अंधविश्वास बनाने की कोशिश की। तो ये लोग क्या किए, जब सिकंदर इधर आ रहा था, इधर एंट्री मार रहा था, तो बीच में एक नदी पड़ती, व्यास नदी, वहाँ पे जब आ रहे थे तो ये लोग इनकी सेना में जाके बोले, सेना में जाके चर्चा करने लग गए कि जो लोग भारत की तरफ युद्ध नीति से आते हैं वो लोग मारे जाते हैं या किसी ना किसी बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती है। जो लोग, क्योंकि जो भारत है वो देवों की भूमि है और जो लोग युद्ध नीति से आते हैं वो लोग मारे जाते हैं। हालांकि ये लोग यहाँ जाके सबको बताने लग गए, सबको बताया, लेकिन किसी ने इनकी बातों को नहीं सुना, सबने नकार दिया। और सिकंदर ने कहा इनकी बातें मत सुनो और आगे बढ़ो। अब ये इनकी सेना क्या हुई, इनकी सेना आगे बढ़ने लग गई, ठीक है। तो अब और क्या हुआ कि अब चाणक्य और चंद्रगुप्त को और डर लगने लगा। तभी क्या किया, चाणक्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त से कहा तुम एक काम करो, इनकी सेना में जाके एक किसी व्यक्ति को मार के इनकी वर्दी पहन के इनकी सेना की जासूसी करने लग जाओ, सेना की जासूसी करने लग जाओ और अंधविश्वास को फैलाने में सफल हो जाओ। तभी जो चंद्रगुप्त था एक सेना के सेनापति को मार के उसकी वर्दी पहन के उनकी सेना में घुस गया और जाके क्या किया कि उसने जो लोग जो खाना खाते थे कुछ लोगों के खाने में जहर मिला दिया। और उस टाइम का जहर कुछ अलग तरीके का हुआ करता था। इस टाइप का नहीं कि आज के टाइम लोग जहर खाते हैं तो उनकी मुंह से झाग मारने लग जाते हैं, लेकिन उस टाइम का जो जहर था, उस टाइम में जो लोग जहर खाते थे वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते में असर करता था। तो उसने क्या किया, जो वहाँ खाना बना था, जो लोग खाना खाए थे उनके खाने में चुपके से जहर मिला दिया और वो जो जहर था वो 1 हफ्ते बाद असर करता था। और जिनको उसको पता था कि हमने किनको जहर खिलाया, उनको लेके क्या किया, इस नदी के पास लेके गया, व्यास नदी के पास लेके गया और बताया कि जो लोग इस नदी के पास आते हैं या इस नदी को पार करते हैं उन लोगों की डेफिनेटली उन लोगों की मृत्यु हो जाती है अगर वो किसी युद्ध नीति से आए हैं भारत में।
क्या हुआ, धीमे धीमे फिर वो सब वापस लौट गए और एक हफ्ता जैसे बीता, धीमे धीमे क्या हुआ, जिन लोगों ने जहर खाया था और जिन लोगों को नदी के पास ले गए थे वो लोग मरने लग गए। अब सिकंदर को पता, सिकंदर और उनकी सेना में थोड़ा अंधविश्वास फैलने चालू हो गया, ज़्यादा ही अंधविश्वास फैलना चालू हो गया। जैसे क्या होता है कि कभी कि आपने देखा होगा पहले मून उचुआ चला था, मून उचुआ की उड़ता है, अगर आप रात में घूमोगे तो आपका मून उछलेगा, तो वो भी एक प्रकार से अंधविश्वास था। तो अंधविश्वास कहीं ना कहीं यहाँ पे इनका काम करने लग गया। लेकिन फिर तो क्या हुआ था, ये अंधविश्वास फैलाने में जो आपका चाणक्य और ये चंद्रगुप्त थे, ये लोग दोनों सफल होने लग गए थे। और इसी बीच क्या हुआ, जो आपका सिकंदर था और अभिज्ञता और जो पोरस था, ये दोनों बेचारे लड़ते लड़ते थक चुके थे। तो और कुछ ना कुछ, और जो कुछ व्यक्ति थे जो इनकी सेना के, सिकंदर की सेना के थे, वो बेचारे जो जहर खाए थे वो लोग मरने लग गए थे। और अब देखा जाए, कोई व्यक्ति बहुत दिन से अपने घर से बाहर से निकला हो और आपसे युद्ध करने आ रहा हो तो कहीं ना कहीं उसको थकान होने लग जाती है और अपने घर की याद सताने लगती है। तो धीमे धीमे क्या हुआ कि लोग वहाँ के थकने लग गए थे, जो सिकंदर की सेना के लोग, वो लोग थकने लग गए थे और कुछ लोग मरने लगे थे। तो उस अंधविश्वास के कारण जो सेनापति थे, जो सेना में जो लोग थे, कार्य करते सेनापति थे, उन्होंने कहा महाराज अब वापस चलिए, बहुत हो गया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम मर जाएं, हमारी बीवी बच्चे घर पे इंतजार कर रहे हैं और हम ऐसे जाएं। देख रहे हो ऑलरेडी कुछ लोग मर चुके हैं, अब हम भी मर जाएं, और क्या चाहते हो, खाली सब लोग मर जाएं, कोई वापस ना जा पाए। तो इसी तरह क्या हुआ, सिकंदर का मनोबल टूट गया और वो वहीं पर रुक गया, उस मनोबल टूट गया और वहीं पर रुक गया। और उसके मन में जो विचार आया कि उस मनोबल टूटने ही लग गया था बेचारे का, कि लेकिन तब भी वो बेचारा बोला कि यार अब हम आए युद्ध नीति से, अगर हम वापस जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि हमारी हार, हम एक शक्तिशाली राजा हैं और हम अपने आप को हारता हुआ महसूस नहीं करना चाहते। तभी क्या हुआ कि जो चाणक्य और ये आपके चंद्रगुप्त थे, इन्होंने एक और रणनीति खेली, क्योंकि देखा कि अब सत्ता कमज़ोर होने लगी। जब सत्ता कमज़ोर होने लग जाए, उस पर और दबाव बनाओ तो कहीं ना कहीं वो बैठ ही जाती है। तब क्या हो, चाणक्य और ये जो चंद्रगुप्त थे, इन्होंने बोला कि आप जब घनानंद के पास जा रहे हो लड़ने के लिए, तो उसके पास क्या है, उसके पास हाथियों का झुंड है, और आपके पास क्या है, आपके पास तो सिर्फ घोड़े हैं। हाथी और घोड़े को सामने खड़ा करते हो तो कौन बड़ा है, हाथी बड़ा है। हाथी आपको कुचल देगा, आप मर जाओगे और आपका कुछ नहीं होगा, आप मर जाओगे और आप अपनी बीवी बच्चे को शकल भी नहीं दिखा पाओगे। तब बेचारे को क्या हुआ कि जो सिकंदर था, सिकंदर को डर सताने लग गया और सिकंदर ने क्या किया, अपनी सेना प्रमुख के साथ वापस लौटने के लिए तय कर लिया, वापस लौटने के लिए तैयार हो गया साथ के साथ। इसी प्रकार आपकी जो चाणक्य की जो रणनीति थी, पहली रणनीति क्या हुई, सफल हुई, और दूसरी इसकी रणनीति थी घनानंद को भी कहीं ना कहीं उसको सबक सिखाना है, लेकिन इसी बीच एक गड़बड़ी हो गई। जो सिकंदर की नौसेना थी, नौसेना का जो मुख्य था नियारकस ने क्या किया, नियारकस की जो सेना थी वो अपनी सेना को नाविक रास्ते से लेके वापस चला जा रहा था, ठीक है। लेकिन जो इनका एक थल सेना का जो इनका एडमिरल था, वो था आपका सेल्यूकस निकेटर। बोला नहीं महाराज रुको, आप वापस मत जाओ, ये अंधविश्वास कुछ नहीं है आगे, ये सिर्फ अंधविश्वास के टाइप का ही कुछ है, ये ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोग आगे जाके मारेंगे। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे इसने बहुत समझाया, सिकंदर को बहुत समझाया कि महाराज आगे मत जाओ, मतलब कि हाँ कभी हो जाती गड़बड़ी, कोई बात नहीं। तो जो आपका ये था, आपका कौन था, सेल्यूकस निकेटर ने कहा महाराज आप वापस मत चलो, आप एक काम करो, चलो मगध पे हमला बोलने चलो। लेकिन क्या हुआ था, बेचारा सिकंदर भी बहुत थक हार चुका था, उसने अपने हथियार त्याग दिए थे और उसकी जो पहली सेना थी नौसेना थी, उसका जो नियारकस था वो पहले ही वापस जा चुका था। अब उसकी सेना कमज़ोर पड़ चुकी थी, इसी कारण इसने भी क्या किया, इसने भी थल सेना के जो वो थे सेल्यूकस निकेटर, इसकी भी बात नहीं मानी और ये बेचारा वापस जाने लग गया कहाँ, मगध पे ना हमला बोल के अपने ही राज्य में वापस घूमने लग गया। तो कहीं ना कहीं जो आपकी चाणक्य की जो पहली नीति थी अंधविश्वास फैलाने की, वो उसमें सक्सेसफुल रहा। दूसरी उसकी नीति है घनानंद को मारने के लिए, वो उसको सक्सेसफुल करके रहेगा। अब फटाफट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो सिकंदर ने कब हमला बोला था, 326 ईसा पूर्व में हमला बोला था, और किसको हराया था, पोरस के राजा को हराया था, पोरस को हराया था, सिंध के राजा पोरस को हराया था। और ये इसकी भारत पे अखंड जीत थी, किसकी थी, सिकंदर की थी, किसको हरा के, पोरस को हरा के। और किसने इसकी अधीनता को स्वीकार किया था, तो इसकी अधीनता को अभिक ने स्वीकार किया था। फिर कौन सी नदी थी, किस नदी को पार करके आया था, तो वो नदी थी झेलम नदी का नाम था उसमें विदिस्ता। और जो आपका सिकंदर ने इसको एक और नाम दिया था, वो था हाइडेस्पीच उसको नाम दिया था।
तभी फिर इसको क्या बोला गया था, इसको बोला गया था क्या बोलते थे, विदेशता का युद्ध या हाइडे स्पीस का युद्ध। विदेशता का युद्ध या हाइडे स्पीस का युद्ध, ये किसने बोला था, ये सिकंदर ने बोला था। ये बात आपकी सिकंदर ने बोली थी। तो फटाफट कुछ क्वेश्चन बताइए। सिकंदर ने युद्ध किससे लड़ा था, तो सिकंदर ने युद्ध किससे लड़ा था, तो सिकंदर ने युद्ध आपका लड़ा था पोरस से लड़ा था। सिकंदर ने अपना युद्ध किससे लड़ा था, पोरस से लड़ा था। सिकंदर ने आक्रमण के समय मक्त का शासक कौन था, जब सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय मक्त का शासक कौन था, तो उस वक्त मक्त का शासक आपका घनान था। उस वक्त मक्त का शासक आपका घनान था। सिकंदर की अधीनता किसने स्वीकार की थी, तो सिकंदर की अधीनता अभिक ने स्वीकार की थी। अभिक ने स्वीकार की थी। पोरस की कलाई पे राखी किसने बांधी थी, तो पोरस की कलाई पे किसने राखी बांधी थी, तो अलेक्जेंडर की जो पत्नी थी रेक्सोना ने किसकी कलाई पे राखी बांधी थी, तो उन्होंने किसकी कलाई पे राखी बांधी थी, तो पोरस की कलाई पे राखी बांधी थी। फिर क्या हुआ, तो सिकंदर के पिता थे, सिकंदर का पिता का नाम क्या था, फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप था। और ये आपका सिकंदर कहाँ था, सिकंदर ये आपका कहीं ना कहीं तुर्की था यहाँ, तो तुर्की से इधर हमला करने के लिए आ रहा था, मगध पे हमला करने के लिए आया था। तो तुर्की के पास क्या था, मैसेडोनिया, मकदूनिया, यूनान, ये सब एक ही नाम है, लेकिन मैसेडोनिया को फारसी भाषा में बोलते हैं यूनान, और मकदूनिया को फारसी भाषा में बोलते हैं मैसेडोनिया बोलते हैं। इसी बीच क्या हुआ, जब ये लोग युद्ध करने आए यहाँ पे और ये नदी को क्रॉस कर रहे थे, और जब ये फिर क्या हुआ, जब हमने आपको बताया ये लोग चाहे थक चुके थे, अब ये सिकंदर अपनी सेना को लेकर वापस जा रहा था, सेना को अपनी लेकर वापस जा, जब ये वापस लेके यहाँ पे जा रहा था तो यहाँ पे ये आया, तो यहाँ पे ये आया इराक में। और इराक में क्या हुआ, इसको एक भयंकर बीमारी हो गई, जिसके कारण इसके यहाँ पे मृत्यु हो गई, जिसके कारण सिकंदर की इराक में मृत्यु हो गई। और साथ के साथ इनका बेचारा घोड़ा था, जिनका जो प्रिय घोड़ा था, इन्होंने देखा कि मेरे महाराज मर गए हैं, अब वो भी इनके भोग व्यास में उसने भी इराक में क्या किया, अपने जान त्याग दी है। किसने, इनके घोड़े का नाम था बुकेफराल, और घोड़े ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिकंदर का मकबरा और उनके जो घोड़ा मरा था वो कहाँ मरा था, तो वो मरा था बेबीलोन। क्या था नाम था उसका, बेबीलोन था। क्या नाम था, बेबीलोन था। सिकंदर के घोड़े, फिर क्या, बेबीलोन में इनका सिकंदर की मृत्यु हुई थी और इनके घोड़े की मृत्यु हुई थी। और ये कहाँ पे है, ये इराक में है। तो इसी तरह चाणक्य की जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरह सफल हो गई थी सिकंदर को भगाने में। और बेचारा सिकंदर इराक में आके बेबीलोन में इसने अपने प्राण त्याग दिए, साथ में साथ इनका जो घोड़ा बुकेफराल था वो भी बेबीलोन में अपना जीवन त्याग दिया। और यहीं पे बेबीलोन में ही इन दोनों का क्या है, मकबरा है। और यहाँ पे चाणक्य था अपनी रणनीति पे सफल हो गया। फिर जाके चाणक्य ने बताया अपने प्रिय शिष्य किसको, चंद्रगुप्त को बताया घनानंद के बारे में। अब इनकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों। जय हिंद।